Okay. Hello student. Today we start our chapter chemical reaction and equation. Clear? तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. फर्स्ट हमारे जो चैप्टर का नेम है हम उसी से स्टार्ट करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है. ओके. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ. क्लियर? ओके. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? is a process, chemical reaction. So chemical reaction क्या है? is a process in which new substances are formed with new properties. क्लियर? नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. ओके. अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है केमिकल चेंज. केमिकल reaction involve chemical change. अब जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी 6th, 7th, 8th, आपने वहाँ पे स्टडी किया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं हम, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. ओके. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. क्लियर? जैसे आपने क्या किया, पेपर को टीयर कर दिया तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, पेपर तो पेपर ही रहा. किसी चीज़ को ब्रेक कर दिया या फिर आपने क्या किया, वाटर को बॉयल कर दिया तो वेपर्स बन गई, पर रहा तो वही, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई थी. ओके. और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. क्लियर? एग्जाम्पल लें तो किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो आप, बर्निंग अगर कर रहे हो, बर्निंग ऑफ पेपर, अपने पेपर को बर्न किया तो हीट मिली आपको और बाद में क्या मिली? एशेज मिली, राख मिली उसको बर्न करने पे. तो वो क्या है आपका? केमिकल चेंज. ओके. तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है केमिकल चेंज को, मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगी, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ. क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़. ओके. तो फर्स्ट हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है. ओके. तो केमिकल इक्वेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं. रिएक्शन तो हमें समझ आ गई, जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ. ओके. अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन. क्लियर? इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन करना है आपको, मतलब जैसे आप मैथ्स में करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं. तो जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है? वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की. जैसे आपने 9th क्लास में स्टडी किया है, फर्स्ट 20 एलिमेंट स्टडी किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और उनसे अपने फॉर्मूलाज भी बनाए थे, कंपाउंड के फॉर्मूलाज डिस्कवर किए थे. ठीक है. तो वो क्या थे? सिंबल्स. जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, कार्बन के लिए C होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है. तो आपको क्या करना है? नेम के प्लेस पे वही यूज़ करना है. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन.
केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, आपके कंपाउंड को नहीं लिखना है। समझ आ रहा है? अब एग्जांपल देख लेते हैं कैसे है। ठीक है, अब आपको पता है, आपने रिएक्शन ले ली, आपको पता है कि हाइड्रोजन, और इससे पहले हम एक और चीज़ राइट डाउन समझ लेते हैं क्या है आपके लिए क्लियर। तो दो चीज़ें होती हैं आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर इक्वेशन के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स क्या हैं? वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या है? रिएक्टेंट। दो सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या हैं? आपके रिएक्टेंट। क्लियर? और रिएक्टेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ऑलवेज प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे। ओके, और दो रिएक्टेंट को अगर हमें राइट डाउन करना है तो हम प्लस साइन से शो करेंगे दोनों को। क्लियर? तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है? रिएक्टेंट। या फिर आप लिख सकते हो दो सब्सटेंस विच रिएक्ट, जो रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, कोई भी राइट डाउन कर सकते हैं आप, दो सब्सटेंसेस which react in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, वो क्या है? हमारे रिएक्टेंट। अब सेकेंड थिंग आती है प्रोडक्ट। वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या है? The new substance that, substances लिख सकते हैं, that formed as a result of chemical reaction। अभी समझते हैं इसको क्या चीज़ है। क्लियर? देखो, हमने कहा था केमिकल रिएक्शन क्या थी? एक प्रोसेस था जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। क्लियर? तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए पहले हमें कुछ चाहिएगा, कुछ ओल्ड सब्सटेंस तो चाहिए। तो जो सब्सटेंस आपके पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्टेंट हो गए, जो रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे, क्लियर, जो रिएक्शन करानी है उसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? आपके प्रोडक्ट। ओके, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट। और जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। जैसे हमने राइट डाउन किया था कि जो रिएक्टेंट है वो प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसी तरह से जो आपके प्रोडक्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे राइट हैंड साइड में, ऑलवेज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। क्लियर? तो जो लेफ्ट में राइट डाउन होंगे वो क्या होंगे? आपके रिएक्टेंट, और जो राइट में होंगे वो क्या होंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट लाने के लिए हम शो करते हैं एरो, जो आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होती है हमारी। क्लियर? तो रिएक्टेंट समझ में आ गए, प्रोडक्ट समझ में आ गए। तो केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे करते हैं? केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे शो कर रहे हो, कैसे करना है उसको शो। क्लियर? तो हमें पता है रिएक्टेंट होंगे हमारे, जो हमेशा क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। क्लियर?
उसके बाद जो भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा इनके रिएक्ट होने से, वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा, जो कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। ओके, अब इन दोनों के बीच में लिंक शो करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लगाते हैं एक डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड का मतलब इसके 2 हेड्स हैं, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है। ठीक है, हमने ये वाली एरो शो की है। ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एरो शोस डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, मतलब कि रिएक्टेंट किस तरफ है और प्रोडक्ट किस तरफ है। एरो से ही हमें देखना है कि जो एरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, क्लियर, देखो यहाँ पे खड़े होके, ये लेफ्ट हैंड है, सॉरी ये राइट हैंड है। ओके, हम एरोस बना रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारा लेफ्ट, आपको ऐसे देखना है, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे रिएक्टेंट, ये राइट साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। तो एरो से शो करना है, एरो के जो लेफ्ट में होंगे, बैक साइड जो होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और जो फॉरवर्ड साइड होंगे, सामने की तरफ होंगे, वो क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट। ओके, एरो ही आपको बताएगी डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की। क्लियर, अब एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन के। ओके, क्लियर है, तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं हम। तो केमिकल रिएक्शन को तो हम कैसे शो, मतलब क्या बताया था हमने, एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, वो भी नई प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर, तो हमने क्या लिया, आपको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। क्लियर, हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं वाटर फॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये हमारी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया वाटर, तो केमिकल चेंज हो गया, तो क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। इसको शो कर रहे हैं हम इस तरह से, हाइड्रोजन प्लस, मैंने बताया था ऑक्सीजन, मतलब दैट्स मीन अगर रिएक्टेंट आपके 2 हैं तो उनको जो हम शो करेंगे वो प्लस साइन से करेंगे। ऑक्सीजन, उसके बाद एरो, ठीक है, और क्या बन गया आपका, वाटर। क्लियर, तो ये क्या है, आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ये, और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। क्लियर, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में न्यू सब्सटेंस बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, इनके प्लेस पे जो ये वर्ड्स लिखे हैं, इनके प्लेस पे अगर हम क्या करते, हम सिंबल्स यूज करें, तो वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। क्लियर, तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनी, हाइड्रोजन के प्लेस पे यूज किया आपने H2। हाइड्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा तो डायटोमिक होगा, मतलब 2 एटम से मिलकर बना होगा, H2। ऑक्सीजन भी O2, और वाटर के लिए H2O, ये तो आपको पता है। क्लियर, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंबल्स को यूज़ किया है नेम के प्लेस पे, एलिमेंट की जगह उनके सिंबल्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आपके रिएक्टेंट, ये आपके प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन है आपकी अभी अनबैलेंस्ड। ये भी हम सीखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है। क्लियर, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की, E Q और N, ये क्या है, इक्वेशन। ओके, डन। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म, ये क्या थी आपकी, रिएक्शन। क्लियर, ओके। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्लियर, व्हेन
मैग्नीशियम रिबन is heated in air, it gives white dazzling flame to form magnesium oxide. क्लियर? डन? तो हमारी रिएक्शन दे दी है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं एयर में तो वो आपको वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, आपकी 10th क्लास है, बोर्ड में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि जब मैग्नीशियम को हीट किया एयर में और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो फ्लेम किस कलर की थी? तो वाइट डेजलिंग फ्लेम मतलब बहुत ज़्यादा स्पार्किंग वाली, चमकीली जो होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वैसी फ्लेम दी उसने। फ्लेम का मतलब है जो वो मतलब जैसे आप जलाते हो, अभी देखना घर पे गैस है, उसको जाके ऑन करना, तो जो उसमें है आपकी एलपीजी वो कैसी फ्लेम देती है? थोड़ी ब्लूइश देती है, और जब फिनिश होने का टाइम आता है तो रेडिश सी हो जाती है। तो जो आपको दिखाई देती है ऊपर वो होती है फ्लेम। डन? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पता है कि मैग्नीशियम को हीट किया, मैग्नीशियम रिबन का मतलब है जो मैग्नीशियम एलिमेंट है आपका वो रिबन के फॉर्म में प्रेजेंट है। रिबन का मतलब जो आपको लेबोरेटरी में यूज़ करने के लिए मिलेगा वो छोटे छोटे से धागे मिलेंगे थ्रेड टाइप के। ओके, तो मैग्नीशियम को हीट कर रहे हैं एयर में। अब आपको पता होगा हीट करने में, हीटिंग के लिए या फिर आप बोल सकते हो कंबशन के लिए कौन सी गैस यूजफुल है? एयर में से कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन। क्लियर? मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको जलानी है तो आपकी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर? और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 21%। डन? अब यहीं से कर लेते हैं थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन। अगर आपको एक्सटिंग्विश करना है, मतलब कोई भी चीज़ आपको बुझानी है, तो बुझाने के लिए कौन सी गैस यूजफुल है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको फायर एक्सटिंग्विश करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, अगर आग जलानी है तो ऑक्सीजन चाहिए। डन? क्लियर? तो एयर में अगर आप हीट कर रहे हैं तो कौन सी गैस के प्रेजेंट में करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ये कॉमन सी चीज़ है, आपको खुद ही लर्न करनी है, वो दे या ना दे आपको, गिवन है या नहीं वो पता नहीं। ऑक्सीजन के साथ किया तो बना आपका क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल क्या होता है अगर इक्वेशन बनानी है तो? केमिकल इक्वेशन अगर बनानी है, ये इक्वेशन का सिंबल है बेटा। ओके, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। अगर आपने 9th क्लास में चैप्टर 3 नहीं किया है तो वहाँ पे एक टेबल गिवन है जिनसे आपको कंपाउंड के फॉर्मूलाज बनाने थे। ठीक है, तो वो आपको लर्न करनी है, उसके बाद ये चैप्टर को कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसमें लर्न करने में। डन? वरना अगर आप कर लें तो अच्छा है, 9th क्लास में वो बेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन, ये क्या है? रिएक्टेंट, वो क्या है? प्रोडक्ट। ये भी आपके अनबैलेंस्ड है, वो सीखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है। ठीक है, ओके, डन? ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, क्लियर? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ शो करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। ओके, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल
रिएक्शन। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की। क्या क्या होती है? फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाना। देन चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाना, पहले हाई हो बाद में लो हो जाए तो भी केमिकल रिएक्शन है। ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन का मतलब रिलीज होना, निकलना, उसमें से कोई भी गैस निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस रिलीज हो रही है। एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो भी स्टडी करेंगे क्या होते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो अभी सिर्फ हम लर्न कर लेते हैं क्या क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है? तो क्या होगी? स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। क्लियर? 3 तो चेंज वाले आ गए। फोर्थ क्या है? कोई गैस रिलीज हो सकती है या फिर पीपीटी फॉर्म हो सकती है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं, वो भी देखेंगे क्या होते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो ये थी आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या है केमिकल रिएक्शन को शो करेंगी कि वो हुई है कि नहीं हुई। डन? अब नेक्स्ट हम करते हैं आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है? केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन के टाइप बोल सकते हो। केमिकल इक्वेशन के कौन से टाइप्स हैं? वैसे ये टाइप नहीं है बट हम इनको टाइप्स में लेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये वो वाले टाइप नहीं है, इसके बाद फिर से टाइप्स आएंगे आपके। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बेसिस पे ले लेते हैं हम इनको टाइप्स में। क्लियर? ओके। वैसे ये टाइप्स नहीं है आपके, बस जस्ट बैलेंसिंग के बेसिस पे हमने इनको टाइप्स ले लिया है। तो दो हैं आपकी, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड को स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर? एक है बैलेंस्ड, दूसरी है अनबैलेंस्ड। क्या डिफरेंस है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के अंदर? ठीक है? बैलेंस्ड में क्या होंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो इक्वल होंगे बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है? इसमें क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल हो सकते हैं एक एलिमेंट के या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के। ठीक है? तो क्या है? इक्वेशन in which number of atom of different element, number of atoms of different elements are equal in reactant and product. ठीक है? अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम्स इक्वल हैं, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम इक्वल हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वो कैसी रिएक्शन है आपकी? बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर वो इक्वल नहीं है तो कैसी होगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ one or more element are not equal in reactant and product.
क्लियर? अगर इक्वल नहीं है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एक या दो एलिमेंट के, या फिर आप बोल सकते हो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट, या फिर राइट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, नो प्रॉब्लम। सेम वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? कोई चेंजेस वाली बात नहीं है, दोनों सेम है आपकी। ओके, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नंबर हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे हमने लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर इक्वल नहीं है नंबर तो कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक बार ऊपर से रब कर देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी क्या चीज़ थी हमारी। ओके, हमने एग्जांपल लिया था कि H2 + O2 gives H2O, डन, ठीक है। अब नंबर करने हैं आपको, काउंट कितने हैं, तो देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे, एक H है एक O है, एक H है एक O है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है, नॉट पॉसिबल, रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो रिएक्टेंट में देख लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी H O H O, डन। H कितने हैं यहाँ पे, 2, ऑक्सीजन 2, H2 ऑक्सीजन 1, तो देखो H तो इक्वल है पर ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, नहीं है, दैट्स मीन ये कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? अनबैलेंस्ड है। अब अगर मैं इसको ये राइट डाउन कर दूं, H2 + O2 gives, अब देखिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर है, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है मैथ्स की तरफ, 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, और ये इधर मल्टीप्लाई में भी ऑक्सीजन के साथ 2, तो इक्वल है। तो ये कैसे रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन, डन। तो हमने क्या बोला था कि अगर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो वो कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आपके अनइक्वल हैं तो वो कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को और क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि बैलेंस क्यों करनी है, अनबैलेंस्ड में क्या प्रॉब्लम है आपको। क्लियर? तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो इक्वेशन है, उसको फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो भी 9th क्लास में स्टडी किया है आपने, चैप्टर 3 में। रिमाइंड हुआ कुछ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उसको ओबे करना है, उसके बिना वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, डन। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ना तो वो फॉर्म होगा, ना तो वो बनेगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, जितना है उतना रहना चाहिए। ओके, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट में लेके चले हैं प्रोडक्ट में उतना मिलना चाहिए आपको, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है और वो बैलेंस में ही होगी। देखते हैं कैसे। H2 + O2 gives H2O था, मास देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल कितना होगा 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम। O2 का ले लेते हैं 2 × 16 दैट इज 32। क्लियर? तो रिएक्टेंट में कितना हो गया टोटल मास आपका, टोटल हो गया 34। यहाँ पे देखते हैं H है 2 × 1 + 16, कितना आया 18 ग्राम।
ये तो नहीं है इक्वल। 34 ग्राम लेके चले थे और 18 ग्राम मिल रहा है, जबकि हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो क्या ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, क्या कहता है वो, कि ना तो मास क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय। तो फिर ये कैसे हुआ, 34 से 18 कैसे मिला, ये तो कम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। और जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो इधर राइट डाउन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाती हूँ बैलेंसिंग कैसे करना है। तो अब इधर देखते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वही 32 ग्राम, तो कितना हो गया 36 ग्राम। यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 1 + 16 दैट इज 2 + 16 18, 2 इंटू 18 इज 36 ग्राम। तो ये आ गया आपका सेम। इसका मतलब जो बैलेंस्ड रिएक्शन होती है वही क्या होती है, एग्जैक्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वही होगी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। ओके, तो आपको ये सब रिवाइज करना है। थैंक यू।